Hello student. Last class we have discussed about the limiting region and access region है ना. Today we will discuss about concentration term है ना. तो अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होंगे और लास्ट टाइम जो हमने बात कर लिमिटिंग रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने सारी चीज़ें देख लिया था. तो कैसे देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं. और ये लिमिटिंग रीजन एक्सेस रीजन की ज़रूरत कब होती है, जब आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ रहे या क्वेश्चन दिया हुआ रहे उस क्वेश्चन में मिनिमम 2 कंपाउंड्स के इन्फॉर्मेशन दिए होंगे. ठीक है, अगर 2 कंपोनेंट्स के इन्फॉर्मेशन दिए हुए होंगे तो वहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक्सेस रिएजन एंड लिमिटिंग रिएजन कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट साइड के. ठीक है, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि प्रोडक्ट जो बनेंगे वो किसके बेसिस पे बनेगा. मीन्स अगर लिमिटिंग रीजन अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो अगर आपके पास मान लो a प्लस बी है, ठीक है, इसके अमाउंट कुछ है, बी के अमाउंट कुछ है, दोनों के अलग अलग अमाउंट है, तो इनमें जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन स्टार्ट दोनों का अलग अलग अमाउंट है, तो जिसका अमाउंट पहले ख़त्म हो जाएगा वो तो वहाँ तो रिएक्शन रुक जाएगा. तो जहाँ पे रिएक्शन रुकेगा वहीं से आपका प्रोडक्ट वहीं तक आपका प्रोडक्ट बनेगा. बाकी दूसरे मान लो इसमें अगर मान लो 5 मोल है, इसमें 10 मोल है, तो जब ए कितने 5 मोल ए जो है कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 5 मोल बी से ही रिएक्ट करेगा. और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो वो कितना बनेगा, 5 मोल ही करेगा, क्योंकि बी के पास कितना है आपका 5 मोल ही है. तो 5 मोल के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा. तो ए जब 5 मोल के बाद खत्म हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट मीन्स रिएक्टेंट तो आपका बनेगा ही नहीं. तो रिएक्टेंट जब बनेगा ही नहीं तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा. तो इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही आप देखेंगे कि अगर इन्फॉर्मेशन कितने कंपाउंड के दिए हुए हैं, कितने रिएक्टेंट के दिए हुए हैं, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के दिए हुए हैं, उसके पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कीजिए. फिर आप मोल एनालिसिस करके आप क्या बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए. ठीक है, चलो अब हम आज की बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, है ना. कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो उससे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है ना. क्या बोलते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म बोल सकते हैं या कंपोजिशंस ऑफ टर्म भी कंपोजिशंस ऑफ टर्म भी बोल सकते हैं, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोल सकते हैं. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं. ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म से पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं. तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी पॉट में आप जैसे मान लो मिनिमम 2 अमाउंट ले लीजिए. 2 अमाउंट क्या बोलते हैं, जैसे मैं बात करूँ एक शुगर सॉल्ट बोल देते हैं. ठीक है, शुगर सॉल्ट या सॉल्टेड सॉल्ट, शुगर वाटर या सॉल्टेड वाटर. ठीक है, अब देखो शुगर वाटर ले लेते हैं. तो शुगर वाटर जब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो आपका ये क्या है, आपका वाटर है. ठीक है, ये क्या है आपका वाटर. अब इसमें हम क्या करते हैं, शुगर ऐड कर लेते हैं. ठीक है, जब शुगर एंड वाटर को ऐड करेंगे तो वहाँ पे शुगर क्या होगा, वाटर में क्या होगा, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएंगे. क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, शुगर क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे. तो डिजोल्व जो होंगे, जो नया कंपाउंड ये बना है ना, वाटर एंड सॉल्यूशन के मिलने के बाद जो आपका नया कंपाउंड बना, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, जब यहाँ पे वाटर शुगर डिजोल्व हो गए तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर हो गया. क्या हो गया आपका, होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ कि सॉल्यूशन के लिए मिनिमम कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, 2 मिनिमम कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है. 2 कंपोनेंट्स होंगे तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन बनेंगे नहीं. अब जो 2 कंपोनेंट्स हैं, तो ये 2 कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं और इस 2 कंपोनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या क्या मिक्स हुआ, आपका शुगर मिक्स हुआ है और वाटर मिक्स हुआ है. तो 2 कंपोनेंट्स हैं, तो 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें से देखिए कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है. वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट्स को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व करने की कैपेसिटी है. और शुगर का क्या है, डिजोल्व हो जाने की कैपेसिटी. क्लियर है. तो वाटर यहाँ पे क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. और शुगर क्या हो गया आपका, ये सॉल्यूट. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बने हैं, तो सॉल्यूशन जो बने हैं आपका किसके किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, सॉल्यूट के कॉम्बिनेशन से बने हैं और सॉल्वेंट के कंपोजिशन से बने. क्लियर. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अब देखो यहाँ पे शुगर एंड वाटर है, तो शुगर का जो अमाउंट है वो तो कम होगा. शुगर का अमाउंट क्या होगा आपका यहाँ पे, कम होगा. एंड वाटर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो शुगर का अमाउंट कम है, तो शुगर लेस है, तो लेस अमाउंट में है, शुगर लेस अमाउंट में है. और वाटर आपका मोर अमाउंट है, तो वाटर मोर अमाउंट में है. ठीक है, तो वाटर मोर अमाउंट में जो होते हैं, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लेस अमाउंट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं. तो यहाँ से एक चीज़ आता है क्या
कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस क्या होगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, आप ये सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया। क्लियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लॉस देयर आइडेंटिटी। मीन्स जब आप बात करेंगे कि यहाँ पे अपना आपका वाटर भी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और दूसरा सॉल्यूट भी क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है। मीन्स सॉल्यूट्स आपका किस फॉर्म में जा रहा है, आपका लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है कि आइडेंटिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज क्या आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट्स कहलाएंगे वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो आपका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, एंड जो आपका लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। क्लियर है, तो जो आपका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा सॉल्यूट, जो आपका क्या होगा लार्जर अमाउंट में वो क्या होगा सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है सॉल्टेड वाटर। ठीक है, तो सॉल्टेड वाटर है तो सॉल्ट क्या है आपके यहाँ पे, सॉल्ट आपका क्या होगा सॉल्यूट हो जाएंगे, और वाटर क्या हो जाए आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करेंगे, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वैसे हम जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन चैप्टर हम 12th में है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, हम वहाँ पे अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बस छोटा छोटा तो जो टर्म है, जो चीज़ें हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। बाकी हम सॉल्यूशन को अच्छे से कहाँ पे ये करेंगे, हम 12th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को दो बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। एक तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे, और दूसरा क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। कंपोनेंट्स के बेसिस का कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन को मिनिमम कितने कंपोनेंट्स चाहिए, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो 2 कंपोनेंट्स हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स 2 कंपोनेंट्स है तो 2 कंपोनेंट्स, एक क्या होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा आपका सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट दूसरा क्या है आपका सॉल्वेंट, तो ऐसे वाले जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे आपका टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होगा आपका टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, अब जो 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो उन 3 कंपोनेंट्स में से कौन कौन से क्या हो सकते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो एक तो आपका सॉल्वेंट होगा फिर। ठीक है, तो एक क्या होगा आपका सॉल्वेंट, बाकी जो 2 बचेंगे वो क्या होगा आपका सॉल्यूट बचेगा। तो मेंस यहाँ से समझ में आया है क्या, यहाँ से समझिए कि एक सॉल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितने हो सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट 1 हो सकते हैं। और सॉल्यूशन सॉल्यूट का जो अमाउंट है, अमाउंट हो गया या सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो आप कितने भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 मीन्स कहने का मतलब है कि आप तो यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए, है ना, सॉल्वेंट में। उसके बाद क्या सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, शुगर भी ऑल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर दोनों ही ऐड करेंगे तो 2 आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए, मीन्स 2 सॉल्यूट हो गए। और यहाँ पे वाटर अगर आपने लिया है तो वाटर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक सॉल्वेंट हो जाएंगे। तो इन इसको जब ऐड करेंगे तो कितने हो गए आपका 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे तो वो क्या होगा आपका टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरह से आप अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूट के, तो इसीलिए इसी तरह से आपका क्या टर्नरी सॉल्यूशन हो गया, फिर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन आ जाएंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा और हो जाएंगे, 3 4 5 हो जाएंगे तो उसको पॉली सॉल्यूशन एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या है कि आपका क्या हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, तो ये कितने टाइप्स होंगे बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्नरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगे 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स में 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। एंड टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होगा आपका 3 कंपोनेंट्स होंगे तो 3 कंपोनेंट्स क्या होंगे 2 आपके होंगे सॉल्यूट एंड 1 होंगे आपका सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉल्यूट होंगे, एक तो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन को डाइल्यूट को DIL भी लिख सकते हैं एंड कंसंट्रेशन को CONC भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो कि आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है ना वो बहुत ही लेस हो, बहुत ही लेस हो। मीन्स आपने कभी सुना होगा
कि डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl की जो बात होती है ना, तो वहाँ पे जो आपका HCl का जो अमाउंट होता है वो HCl का अमाउंट बहुत 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 कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। जब वाटर को आप जब भी एसिड का यूज़ किया जाता है ना, उसको डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कंसनट्रेट हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब उसका अगर कुछ इधर उधर हाथ वाथ में लग जाएगा तो वो ज़्यादा हार्मफुल होंगे। तो वैसे हार्मफुल तो है ही। खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होंगे। एंड कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन में क्या होगा आपका कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट का। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से हमें समझ में आ गई कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात। ठीक है, अब हम टर्म डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक तरह से क्या है बोल सकते हैं आप, एक रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, रेशियो की उसको हम कैसे कंसंट्रेट या वो सॉल्यूट के अमाउंट में वो कितना कंसंट्रेट है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका कंसंट्रेशन अगर आपने निकाला, अगर किसी ने बताया कि इतना कंसंट्रेशन है, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपने कितना सॉल्यूट लिया और कितने सॉल्वेंट में आपने ऐड किया, या वो सॉल्यूशन है तो उसमें आपका क्या परसेंटेज है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है, चलो, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दोनों ही हो सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ पे सॉल्वेंट लेना है और कहाँ पे हमें सॉल्यूट लेने हैं। ठीक है, कहाँ पे हमें सॉल्वेंट लेना है और कहाँ पे हम क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है, वो हम आगे हम बात करें। तो देखो, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मास और मोल्स, मास और मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हमेशा क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या लेना है आपको, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या लेंगे हम, सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर मास लिया तो नीचे भी हमें क्या लेना है, मास लेना है। अगर मोल्स के टर्म में क्या हम बात नहीं करेंगे, मोल्स हम मोलरिटी एंड मोललिटी में हम बात करेंगे। अगर हमने वॉल्यूम लिया है तो हम क्या लेंगे, नीचे भी वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि कंसंट्रेशन में हम क्या लेंगे कि अगर ऊपर मास लिया है, न्यूमरेटर में आप क्या लिया, मास लिए हैं, तो नीचे हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, मास। मीन्स परसेंटेज मास निकालेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम होगा, मास लेंगे तो मास होगा। तो अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंड यूनिट होता है, या यूनिट बोल दिए या फिर कंसंट्रेशन टर्म बोल दिए, दोनों ही आपका सेम ही है। ठीक है, अब देखो, इसको हमने कैटेगराइज किया है टू कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में, टू कैटेगरी में। तो टू कैटेगरी में क्या कैटेगराइज है, पहला है क्या, वॉल्यूम रिलेटेड। मीन्स वॉल्यूम रिलेटेड, जो वॉल्यूम रिलेटेड है उसको हमने ग्रुप ए में रखा है, और जो मास रिलेटेड होंगे उसको हमने क्या, ग्रुप बी में। ऐसा कोई फंडा नहीं है, कोई बुक्स ऐसे वाला सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे क्या परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वेट है। ठीक है, मोलरिटी नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह वहाँ पे है। ठीक है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया है क्या, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो, मास रिलेटेड क्या होते हैं आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सॉरी, वॉल्यूम रिलेटेड क्या होते हैं आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे हम आइस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइस में अगर आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसी तरह से मास वाले कंसंट्रेशन होते हैं, तो मास वाले क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। जहाँ जहाँ पे आपका वॉल्यूम टर्म आएगा उसको वो क्या होंगे, वॉल्यूम रिलेटेड एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, जहाँ पे मास आएंगे, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और वो मास रिलेटेड कहलाएंगे। ठीक है, तो क्यों ये वाले टर्म आपका ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और नीट में भी क्वेश्चन आया है कि इन इन ये जो आपके कंसंट्रेशन टर्म है, ये जो टर्म है, इन टर्म में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलो, तो वॉल्यूम वाले क्या आपको याद रखना है, वॉल्यूम वाले टर्म को आपको याद रखना है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। एंड मास वाले टर्म आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे कितने हैं कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी
मोलरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी भी होते हैं, एंड परसेंटेज बाई वेट होते हैं, परसेंटेज वेट क्या हो गया मास है ना, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप ए परसेंटेज बाई वॉल्यूम की बात करते हैं। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट जो करते हैं परसेंटेज क्या होगा वी वाई वी, तो वी वाई वी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लिखना है कि परसेंट बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं, परसेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं, है ना, ये कोई भी लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए परसेंटेज बाई वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कितने अमाउंट प्रेजेंट है, वो वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा आपका 100 कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ पे परसेंट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्या समझिए परसेंट बाई वॉल्यूम क्या होता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इनमें बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट तो यहाँ पे ऊपर भी एमएल में है तो एमएल में होगा, नीचे भी एमएल में होगा, तो दोनों यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, और ये परसेंटेज में है तो आपका क्या होगा परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम किसका पूछ रहा है, किसका है, सॉल्यूट का है कि सॉल्यूएंट का। आप भी सोचिए कि ये जो आप यहाँ पे निकाले हैं परसेंट बाई वॉल्यूम, किसका परसेंटेज निकाले हैं, आपका सॉल्यूट का निकाले हैं ना यहाँ पे, तो ये परसेंट बाई वॉल्यूम किसका है, आपका सॉल्यूट का है। अब बताओ कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके एक दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट का परसेंटेज दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का परसेंट तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लो कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपका जो दिया हुआ है, मान लो 20% दिया हुआ है, किसका सॉल्यूट का दिया हुआ है, 20% किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालिए सॉल्वेंट का कितना होगा, तो यहाँ पे 20% है तो किसका सॉल्वेंट का निकालोगे तो 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा आपका 80। इसी तरह से अगर बोल दे कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 40%, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40%, तो सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इथेनॉल, तो हाँ इथेनॉल। ठीक है, तो 30 ml जो है आपका इथेनॉल है, आपका यहाँ पे क्या सॉल्यूट है, उसके बाद मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया 45 ml ऑफ वाटर मिक्स कर लीजिए, तो यहाँ पे इथेनॉल एंड वाटर का मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया 75 ml हो गया, 75 ml जो हो गया ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, 75 ml क्या हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको जो कैलकुलेट करना है डिटरमाइन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम निकालना है तो क्या करो कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है आपके इथेनॉल है कि वाटर है, इथेनॉल ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे 30 ml है, तो 30 बाई ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 75, तो 75 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आप क्या करो 100 कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, क्या कैंसिल हो रहा है आपका 100 एंड 75, तो 25 से आपका कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स हो गए 4 टाइम्स कैंसिल हो गए, और ये आपका कितना 10 से आपका कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 3 कितना 30, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40%, कितना हो गया 40%। ये जो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ गया, ये आ गया 40% आपका है परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये किसका है आपका इथेनॉल का है। अगर आपको इथेनॉल मीन्स ये सॉल्यूट का परसेंटेज है, अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो 100 माइनस 40 कर लो, 60% आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है ना टफ है, टफ तो नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट मीन्स हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब है कि सॉल्यूट के कितने अमाउंट, हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूट बोल रहा है और उसके बाद वाटर बोल रहा है, तो वाटर इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना आपका 300 ml दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आता है कितना हो गया 300 ml, एंड ऑब्टेन टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि आपसे पूछा क्या हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ आपसे क्या पूछा है सॉल्यूट पूछा है, और सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया V प्लस 300, क्या होगा V प्लस 300, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड जो कंटेनिंग जो हो रहा है, जो सॉल्यूशन कंटेन होगा 80% बाय वॉल्यूम हो रहे हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है ना 80%, ये किसका परसेंटेज दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का परसेंट दिया हुआ है। तो एक काम करो, यहाँ पे सॉल्वेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि सॉल्यूट का परसेंटेज निकालिए। तो 80% सॉल्वेंट का है, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंट होगा, 100 माइनस 80, कितना हो गया आपका 20% हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन खत्म, यहीं पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो आप निकालिए परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कितना हो गया 20%। तो 20 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया V प्लस 300 इंटू क्या होगा आपका 100। तो यहाँ पे देखो 20 10 100 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। तो 20/100 कितना हो गया 5। तो 1/5 इक्वल टू V प्लस 300। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, क्या होगा 1/5 इक्वल्स टू V प्लस 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 5V इक्वल्स टू 300। तो 5V इक्वल्स टू V प्लस क्या होगा आपका 300। तो ये V इधर आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या 4V इक्वल्स टू क्या होगा आपका 300। तो V इक्वल्स टू क्या होगा आपका 75 ml। तो वॉल्यूम किसका आएगा, ये आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम आया, और सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना आया 75 ml हो गया। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने से कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो काम है वो हमारा क्या काम है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देना और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन करना है। तो हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 600 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 75% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो क्या होगा बताइए कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो जो वेट होंगे उसको किससे डिवाइड करना है, आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो हमेशा डिनोमिनेटर में हम सॉल्यूशन के टर्म को यूज़ करेंगे, हमेशा किसको यूज करेंगे, सॉल्यूशन को। आपको याद रखना है जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं, है ना, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वेट, मोलरिटी जो भी है ना, तो हम आपको जब तक यूज बोलेंगे नहीं कि सॉल्वेंट यूज़ करना है, आपको यूज़ नहीं करना है। हर जगह आपको क्या यूज़ करना है, सॉल्यूशन यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सॉल्वेंट, एक ही जगह पे आपका क्या होता है सॉल्वेंट का यूज़ होता है, बाकी जगह आपका क्या होता है सॉल्यूशन का ही यूज़ होते हैं। क्लियर है, चलो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया। ठीक है, 30% क्या दे वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन द 5 ml सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का 5 ml दिया हुआ है, और इसका परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ है। तो आपको क्या लिखा है कि व्हाट वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का क्या वेट है। तो क्या होगा आपका यहाँ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 30 इक्वल्स टू क्या होगा वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आपको दिया है 5 इंटू क्या होगा आपका 100। ठीक है, तो 100 होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 100/5 कितना होगा आपका 20, तो 20 इधर आ जाएगा, तो 30/20 इक्वल्स टू क्या होगा आपका W वेट, यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा, 3/2 क्या होगा आपका 1.5। ठीक है, तो 1.5 क्या होगा आपका यहाँ पे ग्राम में हो जाए। ठीक है, तो ये तो इजी था, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। तो मोलरिटी क्या है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम को क्या बोलते हैं मोलर। ठीक है, मोलरिटी मोलर है, इट इज डिनोटेड बाई एम। अभी इसको जो डिफाइन किया जाता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले आप तो आपको क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात करूँ, तो यूनिट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, जो मोलरिटी का यूनिट होता है ना, आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, जिसको मोलर कहते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया नम एन, तो मोल्स। ठीक है, एंड उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है इन लीटर लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन इन लीटर नीचे नहीं लिखा है, तो अब यहाँ पे लीटर लिखे। तो मोल्स और वॉल्यूम का किसका क्या होता है आपका लीटर। तो जो आपका मोलरिटी आया, मोलरिटी का यूनिट हुआ, वो कौन सा यूनिट हो गया, मोल्स पर लीटर हो गया। क्लियर है, ठीक है, चलो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन, हाँ अच्छा यूनिट की बात कर रहे थे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया मोलर हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर की बात होगी। ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम को लीटर में लिया है तो आपका क्या होगा मोल क्या हो जाएंगे आपका मोलर में हो जाएंगे। अगर आपने
वॉल्यूम को किस में लिया है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम को किस में लिया, ml में अगर ले लेंगे तो ml में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिली मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप मोलरिटी की बात करेंगे तो मिली मोलर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आपका क्या ml में है तो आपका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, आपका मिली मोल्स में हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोलर, डेसीमोलर, सेमी मोलर, बायमोलर, तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो m इक्वस टू, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेता हूँ और वॉल्यूम 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा, आपका मोलरिटी 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है और 1 क्या है, आपका लीटर है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि 1 मोल ऑफ किसी भी कोई भी सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सेमी मोलर की बात कर रहा है तो सेमी मोलर में क्या होता है कि हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बाई मोलर होगा तो 2 मोलर, है ना। डेसी मोलर होगा तो 1/10 एंड सेंटी मोलर होगा तो 1/100 मोल्स होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 73 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपका कितना दिया हुआ, 73 ग्राम दिया हुआ। गिवन मास आपका कितना दिया हुआ, 73 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका HCl, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 73 एंड यहाँ पे HCl है तो HCl में हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का कितना मास होता है 35.5। तो 35.5 कितना होगा आपका 36.5। तो डिवाइड बाई क्या होगा आपका 36.5। तो 73/36.5 ये कितना आएगा अप्रोक्स 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 2। तो यहाँ पे मोलरिटी इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका 2 और वॉल्यूम किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है। तो यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ, अगर मिली लीटर में होता तो आपको यहाँ पे चेंज करना होता है लीटर में। तो 2/5 कितना होगा 2/5, तो यहाँ पे 0.4 मोलर, ठीक है। 0.4 मोलर ये क्या हो गया आपका मोलरिटी हो गया, ठीक है। तो आगे आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लेक्चर हमने क्या कंसंट्रेशन टर्म देखे, फिर परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम देखा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलरिटी के बारे में बात किया। अब हम नेक्स्ट के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, परसेंट वेट बाई वेट की बात करेंगे और क्या बात करेंगे, मोलालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। थैंक यू।